साथियों नमस्कार। आपने हमारे पिछले वीडियो में जाना कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए। आपने ये भी जाना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्लास 1 में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और भी बहुत सारी बातें आप उन वीडियो से सीख चुके हैं, जान चुके हैं। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ इसमें हम जानेंगे कि केंद्रीय विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले किसको मिलता है इसमें एडमिशन, आरटी एक्ट क्या होता है, एमपी कोटा, चेयरमैन कोटा और केवीएस की जो एडमिशन कैटेगरी होती है वो क्या होती है। अगर आप प्राइवेट वर्कर हैं, अगर आप सरकारी सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, तो भी अपने बच्चों का एडमिशन किस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडुटेरा पर। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल एडुटेरा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, वैसे तो केंद्रीय विद्यालय कुल 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक होते हैं सिविल सेक्टर के स्कूल, और एक डिफेंस सेक्टर के स्कूल होते हैं, और तीसरे नंबर पर जो आता है वो होता है हमारा प्रोजेक्ट स्कूल। सिविल सेक्टर और डिफेंस वाले में करीब करीब नियम कानून सभी एक जैसे होते हैं। वहाँ पर एडमिशन के केस में जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो सबसे पहला प्रेफरेंस उन्हीं को मिलता है जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जिनकी जॉब ट्रांसफरेबल या फिर नॉन ट्रांसफरेबल है। दूसरे नंबर पर आते हैं जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, उनके लोगों को प्रेफरेंस दूसरे नंबर पर मिलता है। तीसरे नंबर पर आते हैं अगर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल, तो इनको तीसरे नंबर की प्रायोरिटी मिलती है। चौथे नंबर पर राज्य सरकार के जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं, और अगर इन चारों से सीटें बच जाती हैं तब हमारे जो प्राइवेट वर्कर्स होते हैं, यानी उसे हम बोलते हैं कैटेगरी 5। तो अब बचता है हमारा जो प्रोजेक्ट वाला स्कूल, यानी कि जो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंडर में चलने वाले जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, यानी स्पॉन्सर्स वाले। तो ऐसे स्कूलों में सबसे पहला जो प्रेफरेंस दिया जाता है उस प्रोजेक्ट के कर्मचारियों के बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद वही सारी प्रक्रिया कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, फिर ऑटोनॉमस, फिर राज्य सरकार के एम्प्लॉई, फिर राज्य सरकार के ऑटोनॉमस, और अंत में जो 6वें नंबर पर आता है अगर वैकेंसी बच जाती है, सीट खाली रह जाती है, तो हम जो हमारे प्राइवेट वर्कर्स हैं या जो प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं उनको हम एडमिशन में प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबसे लास्ट नंबर वालों के बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, एडमिशन होता है, थोड़ा सा चांस कम हो जाता है। अब जब एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले क्लास 1 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है, और क्लास 1 में एडमिशन के टाइम पर एक कोटा होता है आरटीई। आपको जानकर ये खुशी होगी कि जो भारत है वो आरटी एक्ट के मामले में, यानी राइट टू एजुकेशन के मामले में करीब 135वां देश बन चुका है, जहां पर 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है। अब अगर हम ये बात करें तो ये हमारा एक्ट, आरटी एक्ट 2009 में आया था, और इसे केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के टाइम पर 2010 से पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। तो जब कभी भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया होती है, 25% सीट्स जो होती हैं हर सेक्शन की, या कुल मिला के जितनी भी सीटें होती हैं उसकी 25% सीटें आरटी एक्ट के तहत रिजर्व कर ली जाती हैं। तो भाई आरटी एक्ट में आता कौन कौन है? आरटी एक्ट में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो भी हैं उन सभी को मिलाकर ड्रॉ ऑफ लॉट्स किया जाता है, यानी लॉटरी निकाली जाती है।
मान लीजिए जैसे 40 सीटों के लिए एडमिशन करना है तो 25% का मतलब हो गया 10 सीटें। 10 सीटें लॉटरी से भरी जाएंगी और उसके लिए जो मैंने आपको बताया SC, ST, OBC, EWS या फिर गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग, इस टाइप के बच्चों के एप्लीकेशन को लेकर लॉटरी निकाली जाती है और 10 बच्चों को सबसे पहले इसमें एडमिशन दिया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया RT एक्ट के बारे में। तो आइए आगे चलते हैं कि देखिए 2 बातें मैंने बता दी। केंद्रीय विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं, तो वैसे तो 3 टाइप दिखता है लेकिन होते वो 2 ही टाइप के हैं। सिविल और डिफेंस एक में हो जाता है और दूसरा आपका प्रोजेक्ट स्कूल हो जाते हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि एडमिशन की कैटेगरी क्या होती है। तो केंद्रीय विद्यालय ने यही जो 5 कैटेगरी मैंने बताई, नंबर 1 कैटेगरी नंबर 1 ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। कैटेगरी नंबर 2 ऑटोनॉमस बॉडीज़ को बताया गया है। कैटेगरी नंबर 3 स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल को बताया गया है। कैटेगरी नंबर 4 स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडीज़ एंड कैटेगरी नंबर 5 प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए है। तो इस वीडियो की अगली श्रृंखला, इस वीडियो के अगले भाग में आइए हम बात करेंगे कि चेयरमैन कोटा और MP कोटा क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए, जो हमारे प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो चेयरमैन होते हैं हर विद्यालय के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, यानी विद्यालय स्तर पर तो प्रिंसिपल या प्राचार्य सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर का जो अधिकारी होता है हमारा चेयरमैन होता है। तो जो प्रोजेक्ट स्कूल होते हैं वहाँ पर जो प्रोजेक्ट के सबसे बड़े ऑफिसर या सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो उस प्रकार के विद्यालयों का चेयरमैन होता है, जिनके पास 2 सीट का कोटा होता है। वो किसी भी क्लास में ओवर एंड एबव किसी भी बच्चे को दे सकते हैं। इसी प्रकार जो सिविल का स्कूल होता है इनका चेयरमैन होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर DM या फिर उनका कोई नॉमिनी, जनरली तो DM ही होते हैं। और जो डिफेंस वाले स्कूल होते हैं इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल या जो सबसे बड़ा अधिकारी उनका होगा वो हमारा चेयरमैन होता है। तो इन सभी के पास 2 सीट का कोटा होता है, 2 सीट का, और वो जिसे चाहें इन 2 सीटों पर एडमिशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चेयरमैन कोटा के बारे में। अब हम बात करते हैं MP कोटा के बारे में। तो MP कोटा जो होता है उनके पास 10 कूपन होते हैं। उनके एरिया में जितने भी स्कूल आते हैं, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, वो किसी भी 10 बच्चों का नाम उनके लिए रिकमेंड कर सकते हैं। बस होना यही चाहिए कि जो बच्चे हैं वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी उनके क्षेत्र में रहने वाले होने चाहिए, और यह प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ा सा समय लगता है। और ये सभी ओवर एंड एबव होते हैं। इनका वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं होता, इनका सीट खाली होने से कोई लेना देना नहीं होता है, वो किसी भी क्लास में दिए जा सकते हैं। तो जो प्राइवेट कर्मचारी हैं वो लोग अपने बच्चों का एडमिशन किस तरीके से करा सकते हैं, अगर उनका नाम नहीं आ रहा है, एक बार पीछे वो ट्राई कर चुके हैं, तो वो चेयरमैन या फिर हमारे जो MP कोटा की सीटें होती हैं उनके पास जाकर अपनी बातें बता सकते हैं और अपने नाम को रिकमेंड करा सकते हैं। इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है उनको क्लास 1 में या फिर किसी भी क्लास में एडमिशन लेने के लिए। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ये ज़रूर पसंद आएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अच्छा, तो अब आइए बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो इसमें फ़ीस कितनी लगनी है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि मात्र 25 रुपीज़ यहाँ पर एडमिशन फ़ीस लगती है और क्लास 1 और 2 के लिए करीब 500 रुपये महीने की फ़ीस जमा होती है। हर 3 महीने पर 1500 रुपये आपको जमा करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन श्रृंखला की अगली कड़ी में हम और भी जानेंगे बहुत कुछ। तब तक के लिए नमस्कार।